अगर आपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट्स अप्रोच। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पार्टीशन के बाद जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन की। बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। इसका मतलब ना ही वो इंडिया का पार्ट रहेंगे ना ही पाकिस्तान का, बल्कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर के साथ नेगोशिएशन करने में। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स थे, जैसे कि आज के ओडिशा में ही 26 स्मॉल स्टेट्स थे। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 14 बिग स्टेट्स थी। तो इसमें जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो 3 फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। पहला, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे जो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। दूसरा, गवर्नमेंट ने सोचा कि वो कुछ रीजन को ऑटोनॉमी दे देंगे। और तीसरा ये कि पार्टीशन के बाद इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। वो किसी भी हालत में किसी भी स्टेट को लूज़ नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने इंडियन यूनियन का पार्ट होने से एग्री कर लिया था। चैप्टर में हम मेनली 2 प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और ओल्ड हैदराबाद में आज का महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आता था। जो निज़ाम थे वहाँ के वो चाहते अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना और इसीलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था 29 नवंबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और निज़ाम के बीच। ये डॉक्यूमेंट 1 साल के लिए वैलिड था, जिसमें ये था कि जो भी फॉरेन अफेयर और डिफेंस होगा उससे रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो इंडिया कंट्रोल करेगी और निज़ाम जो है वो डोमेस्टिक अफेयर्स कंट्रोल करेंगे। हरियाणा के जो किसान थे और बहुत सारे और भी लोग थे जो किंग के ऑपरेसिव रूल से तंग आ गए थे और वो सारे निज़ाम के अगेंस्ट खड़े हो गए और निज़ाम ने जवाब में अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रजाकर्स को लोगों के खिलाफ यूज़ किया और तब सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा और सेंटर ने अपनी आर्मी को बोला सिचुएशन हैंडल करने के लिए। फाइनली निज़ाम ने सरेंडर किया और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। नेक्स्ट है मणिपुर। इंडिपेंडेंस से पहले मणिपुर के जो महाराजा थे बोधाचार्य सिंह, उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी। पब्लिक प्रेशर के अंडर आकर उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवाए मणिपुर के अंदर और वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड हुई। इंडिया में पहली बार था जब किसी स्टेट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इलेक्शन हुए हों। जल्द ही लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर के इंडिया के साथ मर्ज होने पर क्वेश्चंस उठने लगे, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने महाराजा को प्रेशराइज करा किसी तरह और उनसे मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिया। महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट करें, की वजह से मणिपुर के लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट चैलेंज था इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज बनाना। कॉलोनियल टाइम पे जो स्टेट्स बाउंड्रीज थी वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ करी थी और कुछ टेरिटरीज बाउंड्री वो थी जिस पर प्रिंस रूल किया करते थे। को लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाएंगे तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्टीशन का सामना किया था। हमारा मेन चैलेंज था कंट्री की डेवलपमेंट इकोनॉमिकली और सोशली। लेकिन ओल्ड मद्रास प्रोविंस जो आज का तमिलनाडु का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका का कुछ पार्ट है, वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में ऑलरेडी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। उन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया जिसमें उनकी मांग थी सेपरेट आंध्रा प्रोविंस। पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस लीडर थे और वेटेरियन गांधीयन भी थे। उन्होंने 56 डेज़ का फास्ट रखा जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आंध्र प्रोविंस बनाने के लिए प्रोटेस्ट में उतर आए। लोग सड़कों पर आने लग गए और
पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल भी हो गए और बहुत सारे लोग मर भी गए। प्राइम मिनिस्टर ने 1952 दिसंबर को अनाउंस किया कि सेपरेट आंध्र प्रोविंस बनेगा। आंध्र बनने के बाद और भी ज़्यादा लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं वो अपने लिए सेपरेट स्टेट्स की मांग करने लग गए और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश करी 1953 में इसी पर्पस के लिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ये जो अभी हमें मैप में दिख रही हैं, उस टाइम पर जो मेन कंसर्न था लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने का वो ये था कि इससे कंट्री की यूनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और मूवमेंट्स की वजह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और लीडरशिप का नेचर थोड़ा चेंज हुआ है। इस वजह से कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि कंट्री की यूनिटी और मजबूत हुई है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री बना। इतनी सारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने के बावजूद, कल्चर होने के बावजूद इंडिया में यूनिटी आज भी बरकरार है। इसलिए जब हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करी, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया या फिर हमने इलेक्शंस का फॉर्मेट एक्सेप्ट किया। इंडिया ने डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद भी और कुछ नए स्टेट्स बने, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात क्रिएट हुए थे 1960 में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुए थे 1966 में। मेघालय असम से बना था 1972 में। मिज़ोरम और आंध्र प्रदेश बने थे 1987 में और नागालैंड बना था 1963 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।